Assalamu alaikum guys. The topic we are going to discuss today is Grignard reaction. And Grignard reaction के अंदर होता क्या है कि Grignard reaction or those reaction in which carbon and carbon bond is formed. The यानी कि एक Grignard reagent का कार्बन जो है वो उसके बीच में और आपके सबस्ट्रेट की कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाता है. सो आप एक कार्बन इसमें क्या कर रहे हो कि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर रहे हो. अगर आप इस तरह का रिएक्शन चाहते हो तो देन यू विल यूज ग्रिग्नार्ड रिएक्शन. अब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन जो है वो किस चीज की प्रेजेंस में होता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट टू कंडक्ट दिस रिएक्शन इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है बेसिकली वो है RMgX. ठीक है, अगर आप इसको R कहीं ऐसे भी लिखा देखोगे तो दैट इज ऑल्सो अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है इसके अंदर आपके क्या होता है कि हमेशा मैग्नीशियम जो है वो एज अ मेटल यूज हुई होती है. इसके अलावा देयर आर अदर ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स, बट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर स्पेशलिटी क्या है कि इसके अंदर हमेशा मैग्नीशियम ही यूज होगा. सो दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी RMgX. Okay. Grignard reaction is not possible without Grignard reagent. So firstly we will discuss about Grignard reagent. तो Grignard reagent जो है वो सबसे पहले इसमें देखो कि इसमें दो तरह के बॉन्ड्स हैं. एक जो R और अल्काइल और अराइल ग्रुप. ठीक है, R कैन बी अल्काइल और इट कैन बी अराइल. तो एक बॉन्ड कौन सा है जो R और Mg के बीच में है? दिस बॉन्ड इज अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, while on the other hand जो बॉन्ड मैग्नीशियम और हेलोजन के बीच में है, अब X क्या होता है? X कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन एंड समटाइम्स आयोडीन. ओके, F जो है वो यहाँ पर X जो है वो F नहीं हो सकता, फ्लोरीन नहीं होगा. ओके, अब जो है क्या डिस्कस करते हैं कि अब आई वाज डिस्कसिंग कि इसके बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है. तो दिस बॉन्ड इज आयनिक बॉन्ड. ठीक है, द बॉन्ड बिटवीन Mg एंड X इज आयनिक बॉन्ड. अच्छा, अब आगे फर्दर जाने से पहले एक चीज यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ लाजमी डिस्कस करना चाहूंगी कि हाउ वी आर गोना नो कि कहीं पर बॉन्ड जो है वो आयनिक बॉन्ड है या बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है. ठीक है, अब हमारे पास तीन तरह के बॉन्ड होते हैं: आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट. कोवलेंट में आगे फर्दर क्या होता है? आइदर इट कैन बी पोलर और नॉन पोलर. हमें कैसे पता चलेगा कि बॉन्ड आयनिक है या कोवलेंट बॉन्ड है? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास दो एटम्स हैं, लेट्स से कि A एंड B. अगर हम यहीं पर देख लें तो हम लेट्स से कि हमारे पास एक मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम बॉन्ड है ने बॉन्ड बनाया हुआ है विद क्लोरीन. ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, हमें दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, दोनों फिर उसके बाद उन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. सो मैग्नीशियम क्या होता है 1.3 एंड क्लोरीन की क्या होती है 3.2. सो हम लोग क्या करेंगे 3.2 में से माइनस कर देंगे 1.3 को और उसके बाद हम वैल्यू चेक करेंगे. अच्छा, अब जब भी आप A और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालते हो तो अगर आपकी वैल्यू जो है वो 1.7 से ग्रेटर है, ठीक है, इफ इट इज ग्रेटर देन 1.7 और इवन कुछ बुक्स में आपको ये 2.3 भी मिलेगी वैल्यू, मतलब मोर देन 2 भी. तो ये चीज बुक टू बुक वेरी करती है. सो अगर 1.7 से ऊपर आता है डिफरेंस तो देन द बॉन्ड इज आयनिक बॉन्ड. और अगर आपकी वैल्यू जो है वो 0.4 से लेकर या 0.6, ये दोनों वैल्यूज मैं इसलिए बता रही हूँ कि बुक्स में डिफर कर रही है, आइदर 0.4 से या 0.6 से लेकर अगर 1.6 तक वैल्यू है तो देन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा. और अगर आपकी वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स इज लेस देन 0.4 और 0.6, डिपेंड अपॉन कि आप कौन सी बुक देख रहे हो, डिपेंड्स अपॉन दैट, तो आपका बॉन्ड जो है वो कौन सा होगा? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा. ठीक है, सो अब आप डिफरेंस देखो कि 3.2 माइनस 1.3 तो आपकी वैल्यू आएगी 1.9. सो दैट्स मीन कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड कौन सा है? आयनिक बॉन्ड है.
ठीक है, अभी हम आगे इसको फर्दर देखते हैं, इसकी सिंथेसिस मैं आपको करवाती हूँ तो भी आपको आइडिया हो जाएगा और फर्दर। ओके, सो अब कोई भी बॉन्ड अगर है, ठीक है, लेट्स से कि ये वाला बॉन्ड है ए और बी के बीच में, कोई भी बॉन्ड है ए और बी के बीच में, तो हम इसमें क्या कहते हैं कि ज्यादातर जो प्रॉपर यूज करते हैं हम ये कहेंगे कि इट इज मोर, इट हैज मोर आयनिक करेक्टर। इन केस, इन दिस केस वी विल से दैट इट हैज मोर आयनिक करेक्टर। और अगर कोई बॉन्ड ऐसा है जिसके अंदर ए और बी के बॉन्ड के अंदर वैल्यू जो है वो क्लोजर टू, लेट्स से कि इट हैज 1.6, ठीक है, अब 1.6 और 1.7 के दरमियान आप देखो डिफरेंस कम है, तो नाउ वी विल से इट हैज मोर कोवलेंट करेक्टर। ठीक है, यानी कि प्रॉपर उसको आयनिक या प्रॉपर उसको कोवलेंट कहने की बजाय वी विल से कि इट हैज मोर कोवलेंट करेक्टर। ये चीज आगे फर्दर भी आपको इसी मैकेनिज्म में भी आएगी, तो इसीलिए मैं ये चीज पहले ही क्लियर करना चाहती थी। नाउ लेट्स सी द सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि समटाइम्स आपको इक्वेशन जो दी होती है वो उसमें आपको पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को सिंथेसाइज करना होता है, उसके बाद आप फर्दर उसका सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हो। सो सबसे पहले क्या होता है ग्रिग्नार्ड की सिंथेसिस के अंदर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सिंथेसिस के लिए यू रिक्वायर अल्काइल हैलाइड, ठीक है, और अलोंग विद दैट मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, तो मैग्नीशियम की मेटल की सरफेस पे बेसिकली रिएक्शन होगा। RX अल्काइल हैलाइड और मैग्नीशियम का हम रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और एटमॉस्फेयर जो हम प्रोवाइड करते हैं वो होती है नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर, N2। अब उसकी रीजन देखो, ड्राई क्यों हम ड्राई ईथर यूज करें कि अगर हमारा ईथर जो है वो ड्राई ईथर नहीं होगा, उसके अंदर मॉइस्चर है, उसके अंदर वाटर है, तो क्या होता है कि हमारा जो एंड पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है ना, वो उस वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, जबकि हमारा पर्पस तो था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाना, उसको फर्दर आगे किसी सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करवाना, बट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपकी जो सिस्टम के अंदर प्रेजेंट वाटर है उसी के साथ रिएक्ट कर लेगा, तो इट विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल फॉर फर्दर रिएक्शन। ओके, सेकेंडली क्या है, ये तो अब आपको पता चल गया कि क्यों ड्राई होना चाहिए। ईथर हम इसलिए यूज करते हैं कि ईथर का फॉर्मूला है ये, तो दैट्स मीन कि ईथर के अंदर कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। दोबारा से अगर एक्टिव हाइड्रोजन मीन एसिडिक हाइड्रोजन, अगर आपके सॉल्वेंट के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है तो वो दोबारा से जिस तरह वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसी तरह उस एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, उसके साथ रिएक्शन कर लेगा और डीएक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि फर्दर हमें अवेलेबल नहीं रहेगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, दैट इज द रीजन कि हम लोग ईथर लेते हैं, और ईथर में ज्यादा डाइथाइल ईथर, यहाँ पे टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन इज आल्सो एन ईथर। तो इसका फॉर्मूला होता है, ये आपने फ्यूरॉन के अंदर पढ़ा था जब मैंने आपको फ्यूरॉन पढ़ाया था, दिस इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ये एप्रोटिक सॉल्वेंट है, सो इट इज नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डिस्ट्रॉय द और रिएजेंट। ठीक है, लास्टली अब नेक्स्ट चीज के क्या कंडीशन में आपको बताई कि N2, हमने ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में ये रिएक्शन करवाना है, तो दैट्स मीन N2। अब N2 अगर आप देखो तो N2 का खोल के लिखो तो ये है N ट्रिपल बॉन्ड N। this bond is a strong bond, a lot of energy is required to break this bond, so आप ये कह सकते हो it it will act as a inert atmosphere। ये इन्वॉल्व हो सकता है रिएक्शन में, यानी कि ये नहीं है कि टोटली इनर्ट है, ये इन्वॉल्व हो सकता है रिएक्शन में, बट इसको रिएक्ट करने के लिए एक्सट्रीम कंडीशंस रिक्वायर हैं, जो कि हम इसको इस वाले रिएक्शन इस रिएक्शन इक्वेशन में नहीं प्रोवाइड कर रहे। और सेकेंडली इसको नोबल गैसेस के ऊपर प्रेफर करके इसलिए यूज किया जाता है, वजह उसकी क्या है कि ये लो कॉस्ट होता है और हाईली इसकी अबंडेंस बहुत ज्यादा है, सो दैट्स व्हाई हम N2 एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं टू कंडक्ट दिस रिएक्शन। लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन करवाना है। अच्छा एक चीज और, सम टाइम जो ये मेटल है ना मैग्नीशियम, तो इसकी जो सरफेस होती है, इसकी सरफेस पे अब जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सरफेस पे कोट कर एक बना देती है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब जब तक वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा,
मैग्नीशियम की मैग्नीशियम की जो मेटल की सरफेस है वो एक्सपोज नहीं होगी तो रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये रिएक्शन जो है वो मेटल की सरफेस पे होगा। मैग्नीशियम आएगा मेटल की सरफेस पे एक्सपोज होगा तो रिएक्शन होगा। So firstly we will have to destroy that magnesium oxides layer, and to do that either we can use a sonification method या फिर we can add iodine, methyl iodide या फिर 1,2-dibromomethane। ये तीनों किस चीज के लिए यूज होते हैं? टू डिस्ट्रॉय दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर, ताकि मैग्नीशियम जो है वो एक्सपोज हो सके। पर ये तो भी हमें सब पता चल गया कि हमने ये डाला तो एज अ रिजल्ट हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये सब कुछ करने से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बट अब ये होता कैसे? बेसिकली ना दिस रिएक्शन अकर्स थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब क्या है, सबसे पहले आपका अल्काइल हैलाइड प्लस मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2, 8, 2 एटम है, इट्स वांट टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि ऑक्टेट फिल हो, तो या ताकि ये एक नोबल गैसेस लाइक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अचीव कर सकें। तो जो उसके लिए क्या होगा कि मैग्नीशियम क्या करेगा, आइदर 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा ये वाले, ताकि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करे। अब इसके अगेंस्ट अब आप देखो हेलोजेंस का, तो हेलोजेंस के आउटर मोस्ट शेल में जिसे वैलेंस शेल कहते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये क्या करेगा, इट विल गेट 1 इलेक्ट्रॉन टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो कि होता क्या है, हेलोजेंस के बीच में और आर ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड है उसकी होमोलाइसिस होगी ताकि हमारे पास रेडिकल्स बन सकें। होमोलाइसिस हुई। अब जब हेलोजन जो है यहीं पर क्या हो करेगा, मैग्नीशियम के पास जो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कह लो, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हेलोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेगा विद दिस हेलाइड। ठीक है, ये शेयर कर रहा है, उसको दे रहा है। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर हेलोजन ने एक रिसीव किया, दैट्स मीन कि उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर गए। तो अब मैं इसके ऊपर -1 लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, इसके 7 से 8 हो गए इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके ऊपर इसने एक एक्सेप्ट किया, -1 हो गया। मैग्नीशियम ने एक लूज किया तो मैग्नीशियम के ऊपर आ गया +1। तो एक ने रिसीव किया है, एक्सेप्ट किया है इलेक्ट्रॉन, और एक ने दिया है इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब एक तो ये चीज हुई। अब इसके साथ ही हमें यहां से आप कह लो कि प्लस हमें साथ क्या मिल गया, अल्काइल और अराइल फ्री रेडिकल। ठीक है, अब यहां पर इसको प्रॉपर समझाने के लिए मैंने दोबारा यहाँ इसी पे कर देती हूँ। अब क्या होगा कि मैग्नीशियम के पास जो दूसरा इलेक्ट्रॉन बचा, 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, जो दूसरा बचा, ये अब ये जो है ये शेयर करेगा विथ आर ग्रुप। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुई है। मैग्नीशियम भी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है और इसी तरह आर भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, आर एम जी एक्स। अब यहां पर ये हमारे पास आ गया। ठीक है, हमारे पास अब रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सिंथेसिस कंप्लीट हो गई है। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी कि अब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो रिएक्टिविटी भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आर ग्रुप जो है वो बल्की होता जाएगा, ठीक है, रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। यानी कि हम लोग हेलोजन सेम रखते हैं कोई भी, लेकिन हम आर ग्रुप जो है वो देख लेते हैं कि एक तरफ हमारे पास CH3 है, ठीक है, एक तरफ CH3 और एक तरफ
C2H5 है, तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? CH3 की, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, जैसे जैसे R ग्रुप जो है वो बल्कि होता जाएगा तो वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस आती जाएगी, तो उसकी वजह से रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। ओके, नाउ दिस टाइम हम क्या करते हैं, R सेम लिखते हैं लेकिन ना X चेंज करते हैं, तो फिर देखते हैं कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। तो उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे हेलोजन का साइज इंक्रीज करता जाता है, ठीक है, रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। उसकी रीजन क्या है कि जैसे जैसे हमारे एटम का साइज इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो ये जो उसकी जो बॉन्ड बॉन्ड है ना विद आर ग्रुप, वो लेस स्ट्रांग होता जाएगा, तो उसकी ब्रेकडाउन के लिए, ब्रेकेज के लिए हमें लेस एनर्जी रिक्वायर होगी। सो जब यहाँ ये इजीली ब्रेक कर जाएगा तो इस रिएक्शन में मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन में इजीली पार्टिसिपेट करेगा। सो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, आर आई का सबसे ज्यादा होगा, फिर ब्रोमीन का, एंड देन क्लोरीन का। अच्छा, अब जब हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया RMgX, अब ये किसके अंदर है, इसको हम लोगों ने ईथर से निकाल नहीं सकते, ठीक है, हमने इसको ईथर के सोल्यूशन के अंदर ही रखना है, और जब हम लोगों ने जो हमारा सबस्ट्रेट होगा ना, हम उसका भी ईथर के अंदर सोल्यूशन बनाएंगे और दोनों सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स करके रिएक्शन को प्रोसीड करवाएंगे। उसकी रीजन यही है कि RMgX इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि अगर ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। सो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी ये रिएक्ट कर लेता है। मैं आगे इसके रिएक्शंस के अंदर जब आपको रिएक्शंस करवाती हूँ ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस, तो आप देखोगे। तो दैट्स द रीजन कि हमने इसको सॉल्वेंट से निकाला तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो हमने इसको नहीं निकालना। अच्छा, अब सॉल्वेंट के अंदर इसका सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन भी देख लेते हैं। सॉल्वेंट के साथ जो कि हमारे इस केस में ईथर था, ठीक है, ईथर था, ईथर इसकी सॉल्वेशन कर देता है। अब सॉल्वेशन क्या होती है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच का इंटरेक्शन, जिसकी वजह से क्या इस सॉल्वेशन की वजह से होता क्या है कि सॉल्वेशन आपकी जो ये सोल्यूट है ना, इसको स्टेबलाइज कर देगा सॉल्यूशन के अंदर। सो अब यहाँ पर मैं ईथर लिखने की बजाय अगर डायरेक्ट ईथर का फॉर्मूला बना दूं तो उसमें क्या है, ऑक्सीजन है, ईथर हैज ऑक्सीजन दैट इज पार्शियल नेगेटिव, जबकि आपका जो मैग्नीशियम है इट इज पार्शियल पॉजिटिव। अगर आप इसको देखो तो अगर मैं इसका हेलोजन वाली साइड पे करूं तो आयनिक बॉन्ड है, सो इट हैज -1, इट हैज +1। अब मैं आर वाली साइड से देखूं तो आर क्या है यहाँ पर, पार्शियल नेगेटिव, मैग्नीशियम क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। अब इसका पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन, इसी तरह जो सॉल्वेंट है आपका, तो देयर विल बी द इंटरेक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। दो ईथर के यानी कि दो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके साथ इंटरेक्शन करेंगे, कौन यानी कि उसकी सॉल्वेशन में इन्वॉल्व होंगे। पॉजिटिव सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो सराउंडेड हैं विद नेगेटिव सॉल्वेंट पार्टिकल्स। देयर आर डिफरेंट सबस्ट्रेट्स दैट कैन रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लेट्स स्टार्ट विद वाटर, क्योंकि हमने यही बात की थी ना कि हमारे पास वाटर हुआ सिस्टम में तो क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो लेट्स सी कि वो कैसे डिस्ट्रॉय होता है। इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद वाटर। अब क्या है, हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बेसिकली ये क्या करता है, एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। मैं आपको भी समझाती हूँ कि ये कैसे, कौन सा पार्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, लेकिन पहले ये देखो कि इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल और बेस। लेकिन कहीं ऐसी सिचुएशन आती है कि वहां पर ये बेस के तौर पे भी एक्ट कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी एक्ट कर सकता है। तो ये हमेशा एज अ बेस एक्ट करेगा उस कंडीशन में, क्योंकि दोनों में फर्क क्या है, न्यूक्लियोफाइल और बेस में फर्क क्या है कि न्यूक्लियोफाइल भी अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और बेस भी अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करती है, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहते हैं। बट बेस के केस में वो स्पेसिफिकली अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करती है विद प्रोटॉन, न्यूक्लियोफाइल में प्रोटॉन की कंडीशन नहीं है, ठीक है। सो बेस इज ऑल्सो अ न्यूक्लियोफाइल, बट इन दिस केस बेस स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करती है विद प्रोटॉन, ठीक है। और प्रोटॉन एक स्मॉल मॉलिक्यूल है, इट विल रेडिली रिएक्ट विद बेस। एसिड बेस रिएक्शन जो होता है ना वो रेडिली हो जाता है, इट इज अ फास्ट रिएक्शन। सो if there is a condition like this कि जहां पर this Grignard reagent can act as a nucleophile or it and it can also act as a base, so there is always going to be acid base reaction,
ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर आपका जो वाटर है इट इज गोइंग टू एक्ट एज लुईस एसिड। अब यहाँ पर अब क्या होगा, ये यहाँ से इसको एक्सेप्ट करेगा हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसको रिक्वायर नहीं है तो वो अपने जाते हुए इलेक्ट्रॉन्स दे जाएगी विद टू ऑक्सीजन, और हमारे पास आ जाएगा आर एच। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया क्योंकि उसका आर ग्रुप ने एच को एक्सेप्ट कर लिया और हमारे पास MgX। अब जब MgX अब यहाँ पर इस तरह से लिखोगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वजह उसकी क्या है, देखो 1+1 अगर आप लिखो और -1 लिखो जो इसके पास पहले से इस पोर्शन पर है। अब R ने इससे इलेक्ट्रॉन स्नैच कर लिए हैं तो अब इसके ऊपर क्या हो गया, एक और इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो इसके ऊपर आ गया +2। अब +2 और -1 में एक 1 तो है, एक इसके पास +1 और एक इसके पास -1 है तो वो तो कैंसिल आउट हो गया। तो सिंपल इसके ऊपर अगर मैं +1 लिख दूं तो वो भी मतलब यही है कि इसके ऊपर इस टाइम +2 है, लेकिन उसके एक +1 को -1 उसका बैलेंस्ड आउट कर रहा है। अब आपके पास ये जो पोर्शन बचा है ये क्या करेगा, अब आपके पास यहाँ से जो OH नेगेटिव आया ये उसके साथ इंटरेक्शन कर लेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इनके बीच में। ठीक है, अब सेकेंडली अब हम देखते हैं कि मैंने, अब आप देखो तो मैंने यहाँ पर ये बॉन्ड के दरमियान में शो किया है, यहाँ से ये हाइड्रोजन के साथ की तरफ जा रहा है। उसकी रीजन क्या है, उसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं उनकी टाइप्स को। अभी तक न्यूक्लियोफाइल की हम लोग दो टाइप्स पहले पिछले रिएक्शंस में डिस्कस कर चुके हैं। पहली क्या थी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। जिस तरह बहुत से केसेस में हमने ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसको एक्ट करते देखा एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जिस तरह OH नेगेटिव आप सिंपल कर लो, OH नेगेटिव में ये क्या करेगा, एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल और अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा विद इलेक्ट्रोफाइल। ये ना अदर एग्जांपल जहां पर लोन पेयर एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहे हैं, R3N। अब यहाँ पर क्या है, ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये भी शेयर कर सकता है और एक्ट कर सकता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। दिस वाज फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप में जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये एग्जांपल भी हम लोगों ने पीछे स्पेशली इनोलेट आयन के केसेस में हम लोग पीछे रिएक्शंस में डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर डबल बॉन्ड जो था उसने एक्ट किया था एज अ न्यूक्लियोफाइल। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है, अब डायरेक्ट इसको शो करवाओ इस तरह कि ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन में यही वाले इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये है, इसे कहते हैं पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर लोन पेयर एक्ट कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर क्या कर रहा है, पाई बॉन्ड एक्ट कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर जो थर्ड टाइप है वो देखेंगे हम, जो हमने पहले डिस्कस नहीं की, और वो थर्ड टाइप के न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो है सिग्मा बॉन्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल। दिस इज थर्ड टाइप। सिग्मा बॉन्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहे हैं। अब वो देखो यहाँ पर मैं यही वाली एग्जांपल ले लेती हूँ, यहाँ पर R और Mg के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पर कह लो आपका ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इन्वॉल्व होंगे बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्डिंग में। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि in these two which is going to react with this electrophile। so in sigma bonds को आप देखो तो ये सिग्मा बॉन्ड में किसके किसके बीच में है, मैग्नीशियम और अराइल और अल्काइल ग्रुप हो तो यहाँ पर कार्बन ही है। तो यहाँ पर मैं सिंपल, चाहे वो अल्काइल है चाहे अराइल है, कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो मैंने यहाँ पर कार्बन बना दिया। अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 2.5, जबकि मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.3। तो अब आप देखो तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पर ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ ज्यादा हैं,
तो जब ये सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे तो ये कार्बन के साथ जाएंगे, ठीक है। सो कार्बन जब इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। और मैग्नीशियम ने क्योंकि जाते वक्त अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए थे तो मैग्नीशियम के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आप पहले इसको इन इलेक्ट्रॉन्स को सिंपल शिफ्ट कर दो इसके ऊपर, कार्बन के ऊपर, और फिर आप आपके पास आ जाएगा कार्बेनाइन दैट और आप कह सकते हो कि वो एक्ट करे एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो हमारे पास कुछ सिचुएशन इस तरह की हो जाएगी। तो अब अगर आप इस तरह करके ये रिएक्शन प्रोसीड करवाते हो तो अब आप खुद देखो यहाँ पर ये एज सिग्मा बॉन्ड जो थर्ड टाइप है न्यूक्लियोफाइल की वैसे एक्ट नहीं कर रहा, यानी कि सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट नहीं कर रहा, जबकि ये केस कौन सा बन गया, लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल वाला। अगर आप कार्बेनाइन पहले बनाते हो तो देन ये देखो नेगेटिव चार्ज वाले कैसे था, यहाँ पर ये था लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप ये चीज कर देते हो तो आपने न्यूक्लियोफाइल की टाइप चेंज कर दी। तो जब आपने ये रिएक्शन करवाना है तो आपने बॉन्ड के बीच से शो करवाना है एरो जाता हुआ टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो इसका मतलब होगा कि आपको पता है कि आप सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल टाइप जो है वो इन्वॉल्व है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर अब रिएक्शंस की बात करते हैं कि ये ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस जो है उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है और किस मैकेनिज्म से करता है। अभी मैंने आपको सिर्फ उसके डिस्ट्रॉय होना बताया है। तो डिस्ट्रॉय होने में जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है उसने हाइड्रोजन आर ने अपने यानी कि जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स थे वो किसके साथ शेयर हुए हैं, विद हाइड्रोजन। तो ये वो केस है आप इसमें डिस्कस कर ऐसे भी कह सकते हो कि फर्स्ट केस क्या है जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट विद एक्टिव हाइड्रोजन। तो एक्टिव हाइड्रोजन के केसेस कौन कौन से हैं, पहला तो भी हमने देख लिया वाटर, इस वाले में आप पहली एग्जांपल कोट कर सकते हो विद वाटर। सेकंड आप किसके साथ कर सकते हो, विद NH3। तो उसमें आप क्या करोगे, RMgX का रिएक्शन करोगे विद NH3। जहां पर भी हाइड्रोजन जो है वो किसी ऐसे एटम के साथ अटैच है जिसमें जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो वहां पर हाइड्रोजन एक्ट करेगी एज अ एक्टिव हाइड्रोजन। तो यहाँ पर सेम उसी तरह क्या होगा कि यहाँ से ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्ट करेंगे एज अ न्यूक्लियोफाइल टुवर्ड दिस हाइड्रोजन और ये इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाएंगे ऑन दिस नाइट्रोजन। तो वी विल गेट NH2 नेगेटिव और RH, ठीक है। वी विल गेट अल्केन along with that NH2। अब ये NH2 जो है इसके साथ इस साइड पर आप लिख दो MgX पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि there is attraction between cation and anion, that is electrostatic force of attraction। इसके अलावा इसी में आप कोट कर सकते हो CH3OH अल्कोहल के साथ, किसी भी अल्कोहल के साथ, मैंने CH3OH लिख दिया, आप कोई भी अल्कोहल के साथ इसका रिएक्शन करवा सकते हो विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अब आपके पास यहाँ पर क्या होगा, सेम इसी मैकेनिज्म से रिएक्शन होगा। आपके पास एक तो आ जाएगा RH, कौन सा वाला H, ये जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है। along with that you will get methoxy CH3O नेगेटिव, जिसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा along with MgX। ओके, अभी तक जो हमने रिएक्शन देखा ये जो मैकेनिज्म था थोड़ा सा डिफर करता था फ्रॉम द मेन मैकेनिज्म दैट वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट। ये पहले करवाने का मकसद ये था कि आप अगर अमोनिया को, ठीक है, चाहे अमोनिया हो चाहे अल्कोहल हो या वाटर हो, आप इन तीनों को अगर एज अ सॉल्वेंट यूज करते तो ये चीज हो जाती, ये वाला रिएक्शन हो जाता कि वो एक्टिव हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर हो जाते विद दैट एक्टिव हाइड्रोजन, और आपका जो रिएजेंट था, अब आप देख सकते हो आपका रिएजेंट जो है वो एज सच प्रेजेंट नहीं रहा, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो ये आपको दिखाने का, पहले करवाने का मकसद यही था कि आपको पता हो कि ये चीजें अगर आपने एज अ सॉल्वेंट यूज की कि एनी सॉल्वेंट दैट हैज एक्टिव हाइड्रोजन, तो वो आपका जो रिएजेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपको रिएजेंट नहीं मिलेगा। So this is one of the limitation of Grignard reagent reaction,
ठीक है। जब भी अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करवाना चाहते हो तो आपने सॉल्वेंट जो है उसको सिलेक्ट करते हुए ये सारी बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ दिस रिएक्शन, फर्स्ट लिमिटेशन, बाकी हम बाद में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स सी द मैकेनिज्म जो उसका सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन है। सबस्ट्रेट जो मोस्ट कॉमनली सबस्ट्रेट यूज होते हैं वो कौन से हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। सो लेट्स टेक, अब कार्बोनाइल कौन से हैं? एल्डिहाइड हो सकते हैं, कीटोन हो सकते हैं। सो फर्स्टली हम एल्डिहाइड कीटोन को ही एज अ सबस्ट्रेट लेते हैं, दोनों को इकट्ठा हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज कीटोन। लेट्स से कि मैं कीटोन ले रही हूँ, मैंने कीटोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है यहाँ पर। अगर आपने एल्डिहाइड लेना है तो आप एक आर को रिप्लेस कर दो विद एच। इसने रिएक्शन किया किसके साथ? आर एम जी एक्स के साथ। रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा? पहला स्टेप सेम रहेगा। अटैक कहां पर होगा? ये आपकी जो कार्बन है, आपको मैंने पहले भी कई दफा बताया कि इट इज ससेप्टेबल टू न्यूक्लियोफाइल अटैक। जो कार्बोनाइल की कार्बन है तो ये अटैक करेगा ऑन दिस कार्बन और एज अ रिजल्ट ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे ऑन दिस ऑक्सीजन। वी विल गेट आर सी। जो अब अपने ये जो बनाना है इंटरमीडिएट, वो टेट्राहेड्रल बनाना है, ओ नेगेटिव। यहाँ पर इसको, इसके जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की आर है, इसको आर डैश कह लो। तो यहाँ पर आकर अटैच हो गया आर डैश आर। ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है? ओ नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर। और हमें जब इसने यहाँ से ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जब ये इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेंगे तो वो मैग्नीशियम के पास नहीं रहेंगे, मैग्नीशियम उसको टोटली ट्रांसफर कर देगा आर के पास। ठीक है। तो वी गेट MgX पॉजिटिव। अब यहां पर जब मैंने कहा कि ट्रांसफर करेगा आर के पास, तो वो कब करेगा? जब यहां से ये बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल के साथ जाकर बॉन्ड फॉर्मेशन करने में इन्वॉल्व होगा, तो वो फिर कहां से MgX जो है वो जाते हुए एज अ लिविंग ग्रुप एक्ट करेगा और अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर ही छोड़ जाएगा। आपने पहले ट्रांसफर नहीं कर देना उसको, यानी कि पहले कार्बन आयन नहीं बनाना, जैसे कि मैंने पहले आपको समझाया। ठीक है। अब यहां पर आप देखो तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम जो है, ठीक है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब इनके भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देख लेते हैं, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी यहाँ पर कौन सी बॉन्ड टाइप है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.4 और मैग्नीशियम की 1.3। सो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज 2.1। दैट्स मीन कि दिस बॉन्ड हैज मोर आयनिक कैरेक्टर देन कोवलेंट कैरेक्टर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि इसी के अंदर हम इसकी करवाते हैं हाइड्रोलिसिस। वो करते हैं, उसके लिए हम इसके अंदर डालते हैं एक्वस एसिड। एक्वस एसिड का मतलब ये है कि हम लोगों ने वाटर के अंदर माइन्यूट क्वांटिटी डाल दी है एसिड की। सो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो भी हमारा एसिड है उसने प्रोटॉन रिलीज किया और वाटर। ठीक है। अब इसका एसिड वर्कअप करवाया तो एज ए रिजल्ट H2O को मैंने यहाँ पर खोल के लिख दिया। ये इस प्रोटॉन, ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो शेयर करेगा विद दिस प्रोटॉन एंड वी विल गेट H3O पॉजिटिव। अब क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है, ठीक है, यहाँ पर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर करेगा विद दिस हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन जाते हुए अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा इस ऑक्सीजन को। इन अदर वर्ड, यहाँ पर इस O नेगेटिव ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास? OH R एंड R डैश। अब द बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज कोवलेंट बॉन्ड। अगर आप में से किसी के जहन में ये क्वेश्चन आता है कि इनके बीच में तो आयनिक बॉन्ड था और आयनिक बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो क्यों ऑक्सीजन ने अपना आयनिक बॉन्ड जो है वो ब्रेक करके हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं, प्रोटॉन्स के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं? अब होता क्या है कि जहाँ कि यहाँ पर अब ये ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच में जो आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, जब आयनिक बॉन्ड का मतलब ये है कि ये एनाइन अपने पास इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहता है रेदर देन कि वो केटाइन के साथ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करे।
ठीक है। सो जब भी कोई स्मॉल जैसे कि स्मॉल केटायन आएगा जो हाई चार्ज डेंसिटी का भी होगा, जैसे कि ये हमारा प्रोटॉन है, जब भी वो इसके करीब आएगा तो क्या करेगा कि वो इस आयनिक बॉन्ड को की डिस्टॉर्शन कर देगा। इन अदर वर्ड्स वो इसके ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना ऑक्सीजन का, उसको अपनी तरफ जब पुल करेगा, इट हैज एबिलिटी टू पुल दैट इलेक्ट्रॉन ऑफ एनाइन टुवर्ड्स इट। सो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेसिकली था तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच में ना, टू एटम्स के बीच में था, लेकिन दैट वाज मोर टुवर्ड ऑक्सीजन. This proton has ability to pull the electron cloud of this anion towards it to some extent. तो अब क्या हुआ कि आयन इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी उस वो लेस आयनिक करेक्टर की होगी और मोर कोवलेंट करेक्टर की होगी. तो सिंपल वर्ड्स में आप इसको कह सकते हो कि ये जो स्मॉल केटाइन है दैट इज आल्सो हाई इन चार्ज डेंसिटी हैज पोलराइजिंग पावर. अब पोलराइजिंग पावर का मतलब ही ये है कि उसमें आयनिक बॉन्ड की डिस्टॉर्शन करने की एबिलिटी है. दिस इज अ रूल दैट इज कॉल्ड फजन्स रूल. तो सिंपल बताने का मकसद ये था कि अगर आप में से किसी के भी जहन में ये बात आ जाती है कि ऑक्सीजन और मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन अपना जो आयनिक बॉन्ड है मैग्नीशियम के साथ तोड़कर हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर क्यों करेगा. ये मैकेनिज्म बहुत सिंपल है इसका. ठीक है, यही इसके दो स्टेप्स का मैकेनिज्म है. फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में जो सिग्मा बॉन्ड एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, सेकंड में हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, उसकी हाइड्रोलिसिस करवा देंगे. अब सेकंड साइड प्रोडक्ट, अब साइड प्रोडक्ट बहुत सी बुक्स में क्या होगा कि अब लिखा हुआ मिलता है आपको MgXOH कि आपको ये साइड प्रोडक्ट मिलता है. बेसिकली हमें ये साइड प्रोडक्ट नहीं मिलता. इन रियल वी गेट दिस साइड प्रोडक्ट, यानी कि हमें मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम हमें एज अ Mg+2 मिल जाएगा और हमें जो भी हमारा हेलोजन है, यानी कि लेट्स से कि अगर क्लोरीन था तो क्लोराइड आयंस मिल जाएंगे, यानी कि आयनिक बॉन्ड बीच में से टूट जाएगा. उसकी अब रीजन क्या है कि जब भी कहीं पर ये आयंस थे ना, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड था. अब क्या हुआ कि जब वाटर आया तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, वाटर अब इज अ पोलर मॉलिक्यूल, तो वो क्या करता है, आयन डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कर लेता है. यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, वो कैसी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, आयन डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी. था बीच में बॉन्ड था, वाटर के मॉलिक्यूल्स इनके बीच में आएंगे और इस तरह से लाइन अप होंगे कि उनका जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है, जो पार्शियल नेगेटिव वाला पोर्शन है, वो टुवर्ड ऑक्सीजन मैग्नीशियम होगा और जो पार्शियल पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन वाला पार्ट है वो टुवर्ड एनायन होगा. ठीक है, सो इसकी वजह से क्या हुआ कि इनके बीच में आयनिक बॉन्ड जो है वो वीक हो गया. वन ऑफ द रीजन कि जब आप यहाँ पर ये जो आयनिक बॉन्ड ब्रेकेज था बिटवीन ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम, वहां पर भी ये चीज इन्वॉल्व है क्योंकि आपने वाटर ही डाला है ना. इस स्टेप पे आपने वाटर ऐड किया है तो पहले वाटर इनके बीच में जो इंटरेक्शन है उसको वीक कर देगा और फर्दर जो है वो प्रोटॉन आकर उसको उसकी डिस्टॉर्शन कर देता है आयनिक बॉन्ड की और कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में ऑक्सीजन के साथ इन्वॉल्व पार्टिसिपेट कर लेता है. ठीक है, अब सिंपल यही मैकेनिज्म पे मैं आपको डिफरेंट सबस्ट्रेट के साथ इसका रिएक्शन करवाऊंगी और आपका जो आज का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा. अब सेकंड सबस्ट्रेट कौन सा यूज कर सकते हैं, अब सेकंड सबस्ट्रेट में भी मैं आपको करवा देती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड का. कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है कि सेम मैकेनिज्म होगा, इसमें से दोनों में से आइदर दिस साइड और दिस साइड जो है वो RMgX जो है उसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी. जब ये यहाँ पर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे आइदर दिस साइड ऑक्सीजन और दिस साइड ऑक्सीजन. एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम C डबल बॉन्ड O
O negative MgX and R. अच्छा, अब जब हमारे पास ये आ गया तो अब आप देखो कि क्या होगा कि अब आप ये भी कह सकते हो कि अभी भी सी डबल बॉन्ड ओ तो भी प्रेजेंट है, तो एक और हम लोग 2 moles ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करें और एक और जो है ग्रिग्नार्ड आकर यहाँ पर दोबारा से अटैक कर दे, तो ऐसा नहीं होगा। उसकी रीजन क्या है कि यहाँ पर दिस होल मॉलिक्यूल हैज अ नेगेटिव चार्ज, तो ये भी नेगेटिव चार्ज है। और आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल इज आल्सो रिच इन इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर ये जो है, अब ये कह लो कि इट इज लाइक दैट टू सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये रिएक्शन यहाँ पर कि एक और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आकर, एक और मॉलिक्यूल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आकर इस पर अटैक नहीं कर सकता, सो दिस इज नॉट पॉसिबल कि वो यहाँ पर अटैक करे। तो अब हमारे पास आ गया दिस आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव, MgX पॉजिटिव। अब नेक्स्ट स्टेप में सेम दोबारा से हम लोग एसिड वर्कअप करेंगे। इसका एसिड वर्कअप करेंगे तो हमारे पास एज अ रिजल्ट आ जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच। ठीक है, एसिड वर्कअप करने पे हमारे पास क्या आया, कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ लेट्स से कि हम लोग अगर यूज एपोक्साइड्स ले रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द एपोक्साइड। अब ये लिया और इसका रिएक्शन हम लोगों ने, अब ये हमारा थर्ड है सबस्ट्रेट, इसका रिएक्शन जब हम लोगों ने करवाया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो फिर क्या होगा कि अब देखो दिस इज पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड दिस कार्बन इज आल्सो पार्शियल पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये अटैक करेगा पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर और एज अ रिजल्ट ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देंगे ऑन दिस ऑक्सीजन। वी गेट R dash, then R and अब ये वाला R, ठीक है, ये R लिखा है मैंने। अब उसके बाद आया हमारे पास दिस R, तो दैट दिस R is also attached with O negative, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट थिंग। अब O नेगेटिव जो है उसके साथ हम लिख देंगे यहाँ पर MgX पॉजिटिव। ठीक है, अब सेकंड स्टेप सेम है, हम लोगों ने इसके अंदर करवाया, इसका रिएक्शन करवाया विद एक्वस एसिड, तो हमारे पास ये O नेगेटिव जो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा विद हाइड्रोजन, तो हमारे पास आ गया अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट। एक हमें क्या मिल चुका है अभी तक, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर हमें मिला उसके बाद अल्कोहल, और इससे पहले जो हम लोगों ने कीटोन्स बनाए थे और एल्डिहाइड्स बनाए थे, उसके रिजल्ट में भी हमें अल्कोहल ही एज अ प्रोडक्ट मिलता है। अब वहां पर प्रोडक्ट क्या है कि अगर आप कीटोन यूज कर रहे हो तो यू आर ऑलवेज गोइंग टू गेट टर्शरी अल्कोहल। अगर आप एल्डिहाइड यूज कर रहे हो तो हम लोगों को हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, एक्सेप्ट अगर आप फॉर्मल्डिहाइड यूज कर रहे हो, उस केस में हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। सो प्राइमरी अल्कोहल आपको कीटोन एल्डिहाइड के केस में सिर्फ तब मिलेगा जब आप फॉर्मल्डिहाइड यूज कर रहे हो। अच्छा, अब ये भी हो गया हमारा एपोक्साइड। अच्छा, अब एपोक्साइड में अगर आपके जहन में आता है कि यहाँ पर तो मैंने इक्वल दोनों साइड्स पर ऑक्सीजन के जो कार्बन बनाई वो सेम थी, लेकिन अगर कहीं पर इसके साथ लेट्स से कि इस पॉइंट पर यहाँ पर अटैच है सबस्ट्रेट, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है, ठीक है, आर ग्रुप प्रेजेंट है, तो अब ये कहां पर एक्ट करेगा, कहां पर अटैक करेगा, सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल, so it is always going to attack that side that is less substituted। तो ये साइड जो साइड वन कह लो इसको, और दिस साइड इज साइड टू, तो ये हमेशा कहां पर एक्ट करेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पर, मींस साइड वन पर इस केस में अटैक करेगा, क्योंकि वहां पर इसको स्टेरिक हिंड्रेंस जो है, हिंड्रेंस का फैक्टर कम है, बिकॉज ऑफ दिस लेस हिंड्रेंस जो है ये लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पर अटैक करेगा हमेशा। फोर्थ में क्या होगा, हम लोग सबस्ट्रेट ले रहे हैं एज अ कार्बोक्सिलिक एसिड को, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच। ठीक है, अब ये एक केस सिनेरियो ऐसा है जहां पर आपने ध्यान रखना है कि दिस कार्बोक्सिलिक एसिड हैज दिस कार्बन एज अ पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पर दिस हाइड्रोजन इज
एक्टिव हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। सो आपको अब यहाँ पर ये वो केस सिनेरियो आ गया कि जहां पर आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट कर सकता है और एज अ बेस भी एक्ट कर सकता है। अगर यहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, तो एज अ बेस एक्ट कर रहा है, और अगर इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करता है तो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो अब इस केस में आपने जो मैंने पहले कहा कि इट इज ऑलवेज गोइंग टू एक्ट एज अ बेस, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन फास्ट रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसका अटैक इस पे नहीं करवाना, बल्कि आपने इसको यहाँ पर अटैक करवाना है, और एज अ रिजल्ट ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे जाएगा ऑक्सीजन को, और हमारे पास आ जाएगा आर एच एज अ प्रोडक्ट। along with that we will get C double bond O negative, MgX positive। ठीक है, अब लास्टली देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स। आर सी डबल बॉन्ड ओ, इधर लेट्स से कि जी। अब जी क्या है, जी डिपेंड करता है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा डेरिवेटिव जो है वो ले रहे हैं। अगर हम एसिड क्लोराइड ले रहे हैं तो यहाँ पर हमारा जी क्या होगा, हेलोजन। ठीक है, जैसे अगर Cl लगा होता तो एसिड क्लोराइड बन जाता। अगर यहाँ पर इसे डेरिवेटिव है हमारा एस्टर, तो हमारा जी क्या होगा एस्टर्स के केस में, ओ आर। अगर डेरिवेटिव यहाँ पर हमारा है, अगर एसिड एनहाइड्राइड हम ले रहे हैं एज अ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, तो हमारा जी क्या होगा इधर, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर। जो अमाइड्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं देते। सो अब ये डेरिवेटिव्स जो हैं ये कैसे रिएक्शन करते हैं विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये देखो। बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा मैकेनिज्म डिफरेंट है। यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 2 दफा अटैक करेगा। सो विद दीज 3 डेरिवेटिव्स वी आर गोइंग टू ऐड 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फर्स्टली पहला वाला सेम रहेगा, सी डबल बॉन्ड ओ जी, इसके ऊपर जब आर एम जी एक्स आकर अटैक करेगा तो सेम है। ठीक है, हमारे पास आ गया आर सी ओ नेगेटिव आर डैश एंड देन यहाँ पर जी। जब ये ओ नेगेटिव जो है ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा तो पाई बॉन्ड बनाएगा, और एज अ रिजल्ट कार्बन 5 बॉन्ड्स नहीं बना सकता, तो जी एज अ लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। यानी कि यहाँ से सेकंड स्टेप में क्या है, फर्स्ट स्टेप में एडिशन हो रही है, सेकंड स्टेप में एलिमिनेशन हो रही है। एडिशन किसकी थी, न्यूक्लियोफाइल की एडिशन। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रही है लिविंग ग्रुप की। अगर अब यहाँ पर हम लोग जैसे अगर एसिड क्लोराइड ले रहे होते तो यहाँ पर क्या निकल जाता, क्लोराइड आयन जो है वो क्लोराइड एज अ आयन निकल जाता। अगर यहाँ पर हम एस्टर ले रहे होते तो क्या निकल जाता, ओ आर ग्रुप, ओ नेगेटिव आर जो है वो निकल जाता। ठीक है, नाउ अब हमारे पास क्या आ गया, दोबारा से जब लिविंग ग्रुप लीव कर गया, एलिमिनेशन होगी, तो हम वी गेट सी डबल बॉन्ड ओ एंड आर डैश। ये आर डैश कहाँ से आया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अब दोबारा से क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करेगा ऑन दिस कार्बोनाइल कार्बन MgX। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास सेम आ जाएगा आर सी ओ नेगेटिव MgX और आर डैश। अब दोबारा से यहाँ पर क्या है, एक और आर डैश। अच्छा, अब उसके बाद दोबारा से यहाँ पर एसिड वर्कअप करवाएंगे और हमारे पास एज अ रिजल्ट मैं यहीं पर चेंज कर देती हूँ, हमारे पास आ जाएगा OH ग्रुप। ठीक है, मैं बार बार इसका साइड प्रोडक्ट नहीं लिख रही क्योंकि साइड प्रोडक्ट मैंने आपको एक ही दफा बता दिया कि सेम रहेगा। हमारे पास X नेगेटिव और Mg+2 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर डैश जो यूज किया था उसके अंदर आर ग्रुप क्या है, आर डैश।
ठीक है, आर डैश यहाँ पर भी सेम रहा और आर डैश यहाँ पर भी सेम रहा, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ही यूज किया हमने, ये नहीं किया कि एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला फिर दूसरा डाला, एक ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम डालते हैं, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो इस वजह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहले इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करता है, और जब लीविंग ग्रुप लीव कर जाता है तो दोबारा इस वाली कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करता है। तो इस केस में हमारे पास जो दोनों जो आर डैश ऐड हो रहे हैं ना इन दिस डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वो सेम ऐड होंगे। सो हम लोग ये नहीं कर सकते कि हम लोग डिफरेंट आर डैश ऐड करवाएं, दो आर डैश ऐड हो रहे हैं एस्टर के अंदर या फिर एसिड क्लोराइड के अंदर या एसिड एनहाइड्राइड के अंदर दो आर डैश ऐड हो रहे हैं, तो हम ये नहीं कर सकते कि एक आर डैश कोई CH3 हो जाए और एक आर डैश C2H5 हो जाए। या तो हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये यूज कर रहे हैं वो CH दैट है CH3 एज अ R ग्रुप, या इट हैज C2H5 एज अ R ग्रुप, CH3MgX या फिर C2MgX, लेट्स से कि हम ये यूज करें। अगर हम ये यूज करें तो हमारे पास R डैश क्या है, दोनों CH3 आएंगे। ये नहीं हो सकता कि एक R डैश हम CH3 ऐड करवा दें और एक R डैश हम C2H5 ऐड करा दें। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शंस। यहाँ तक जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उसको इसके अंदर इस टॉपिक के अंदर फर्दर किसी भी किस्म की एडिशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का टॉपिक इतना ज्यादा लंबा था कि अगर मैं हर एक के अंदर जर्नल करवाने की बजाय आपको एग्जाम्पल्स करवाती तो ये बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक हो जाता। तो अब आपने क्या करना है कि आर डैश, जब भी आप आर या आर डैश लिख रहे हो तो इसकी जगह आप प्रॉपर आर ग्रुप आइदर आप C6H5 ऐड कर लो, CH3 C2H5, कोई भी आप आर के तौर पर एज अराइली अल्काइल ग्रुप यहाँ पर अटैच कर सकते हो। सेम गोज फॉर दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, सो लेट्स से कि हम लोग वी वांट टू गेट दिस प्रोडक्ट, तो अब आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप CH3CH2Mg, हम लोग यहाँ पर अब इस टाइम पर Br ले लेते हैं, लेट्स से Br लिया हमने, ठीक है। या तो आप इस पोर्शन को एज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के R के तौर पर ऐड करवाओ, यानी कि आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर R जो है वो आइदर इथाइल होगा, या आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर जो R है वो मिथाइल होगा, या आपके थर्ड ऑप्शन क्या है कि आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर जो R है वो फिनाइल हो। तो अब हमारे पास 3 ऑप्शन आ गई, आइदर हम लोगों ने CH इथाइल को एज अ R रखा, या फिर CH मिथाइल को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर एज अ R रखा, या थर्ड ऑप्शन क्या है कि हम लोगों ने C6H5 को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू ऐड करवाया इन और सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट क्या है, आप यहाँ पर सबस्ट्रेट के तौर पर ले सकते हो C डबल बॉन्ड O CH3C6H5। अगर आपका आप ये वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहे हो तो फिर आप सबस्ट्रेट लोगे C डबल बॉन्ड O CH3C2H5। और अगर आप ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहे हो तो फिर आप लोगे C डबल बॉन्ड O C2H5 C6H5, ठीक है। यानी कि आपने जब आप पहले देखोगे आपने कौन सा प्रोडक्ट लेना है, उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग देन आप सबस्ट्रेट और अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ऑल ऑफ दीज आर गोइंग टू गिव, अगर आप ये कॉम्बिनेशन लेते हो दिस इज वन कॉम्बिनेशन, दिस इज सेकंड कॉम्बिनेशन एंड दिस इज थर्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इन तीनों कॉम्बिनेशन से यू आर गोइंग टू गेट दिस वेरी सेम प्रोडक्ट। डिफरेंट स्टडीज कंडक्ट की गई और बहुत सी स्टडीज ने ये कहा कि जो मैग्नीशियम है उसका ईथर के साथ जो इंटरेक्शन है वो सिर्फ सॉल्वेशन वाला नहीं है, बल्कि ईथर जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है विद
मैग्नीशियम, ठीक है, ओ सो अकॉर्डिंग टू दम, जो हमारे पास जब एक्सरे डिफ्रैक्शन किया गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो एक कुछ स्टडीज के मुताबिक जो मैग्नीशियम था उसके साथ ईथर जो था वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा था, और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था. Two molecules of ether are involved in with a magnesium via coordinate covalent bond. सेकेंड, ये स्टडीज ने ये सेकेंडली ये चीज शो की स्टडीज ने कि इसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ टू काइंड ऑफ स्पीशीज जो हैं वो और प्रेजेंट होती हैं. वो कौन सी हैं कि एक तो आर एम जी एक्स, तो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो प्रेजेंट ही है, बट अलोंग विद दैट देयर वाज आल्सो एम जी आर टू एंड एम जी एक्स टू इज प्रेजेंट. और MgX2 जो था उसने कहा कि उसके अंदर अगर हम डाइऑक्सेन डालें तो उसको, अगर हम इस सारे ये हमारे ईथर सोल्यूशन के अंदर ये तीनों तरह की स्पीशीज प्रेजेंट है, ठीक है, और अगर हम इस सोल्यूशन के अंदर डाइऑक्सेन डालें तो ये जो थर्ड स्पीशी है ना MgX2, ये प्रेसिपिटेट हो जाती है और इसको हम फिर निकाल सकते हैं. सो हमारे सिस्टम के अंदर बाकी क्या बची, ये दो स्पीशीज, और इन दो स्पीशीज में जो सेकंड है ये भी एज अ यूजफुल रिएजेंट हम डिफरेंट रिएक्शंस में यूज कर सकते हैं. कुछ स्टडीज कहती हैं कि जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो एज अ डाइमर जो है वो प्रेजेंट होता है. तो एज अ डाइमर अगर वो प्रेजेंट है तो उसका स्ट्रक्चर जो है उसमें बेसिकली ना कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री आ जाती है. सम स्टडीज से कि जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो एज रेदर देन मोनोमर एज अ डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट होता है. तो डाइमर फॉर्म में अगर प्रेजेंट हो तो उसमें कौन सी क्या है, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो जाएगी. अब इसमें क्या है, अगर एज अ डायमंड प्रेजेंट है तो एक तो हमारे पास यहाँ पर दो चीजें आ जाएंगी, एक तो ब्रिजिंग लिगेंड आ जाएगा जो कि हमारा हेलोजन एक्ट करेगा एज अ ब्रिजिंग लिगेंड, और स्पेशली वो उसके बाद सेकंड क्या है, मेटल कोऑर्डिनेट होगा. मेटल कोऑर्डिनेट का मतलब ये है कि मेटल यहाँ पर रेदर देन कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके ऑक्टेट फिल्ड करे, वो 6 इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट करके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा. Halogen is going to act as a bridging ligand in this dimer molecule. डायमर मॉलिक्यूल का मतलब है कि इसके अंदर दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं. तो लेट्स से कि एक को हम ब्लैक कलर से शो कर देते हैं और एक को हम रेड कलर से शो कर देते हैं. सो क्योंकि ब्रिजिंग लिगेंड में क्या हो रहा है कि हेलोजन एक्ट कर रहा है एज अ ब्रिजिंग लिगेंड, तो वो क्या करेगा कि वो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है. सो हम लोग एक तरफ एक हेलोजन और दूसरी तरफ दूसरे ग्रिग्नार्ड रीजन का हेलोजन बना लेते हैं. अब दोनों हेलोजन क्या करेंगे, दो तरफ से बॉन्ड बनाएंगे विद मैग्नीशियम. अच्छा, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन मैं इसको सिंपल इस तरह बॉन्ड फॉर एक ही बॉन्ड में शो कर रही हूँ Mg के साथ, और एक तरफ से ये हेलोजन दूसरे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा. सेम गोज फॉर सेकंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हेलोजन, ठीक है. अब अब क्या होता है कि ये मैग्नीशियम अटैच है विद आर, तो अब यहां पर बना दो आर. इसी तरह यहां से ये मैग्नीशियम भी अटैच है विद आर ग्रुप. अब क्योंकि ये डाइमर है, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि मोनोमर के केस में कि मोनोमर में जो दो तरह के मॉलिक्यूल्स, दो ईथर के मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व थे, डाइमर में भी दो ईथर के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे. सो इस केस में आपने 4 ईथर नहीं बनाने हैं, 2 ईथर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं डाइमर में. सो आपने यहां पर बना दिया ईथर. ईथर को मैं शो कर देती हूँ ओ आर टू से, ओ आर टू से.
ठीक है, ट्रांस पे प्रेजेंट है ये एक दूसरे के। अब यहाँ पर ये जो ईथर और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड है, ये ईथर यहाँ पर एक्ट कर रहा है एज अ लिगेंड और यहाँ पर हेलोजन एक्ट कर रहा है एज अ लिगेंड। अब दोनों तरफ कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। यहाँ पर ब्रिजिंग ये एक्ट कर रहा है एज अ ब्रिजिंग लिगेंड और यहाँ पर ये जो OR2 ईथर का मॉलिक्यूल है वो मैग्नीशियम के साथ मेटल कोऑर्डिनेशन कर रहा है। सो इसको सिंपल हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ हुआ मेटल कोऑर्डिनेट। लेकिन इस डाइमर के केस में भी हमारे पास मोनोमर्स बनते हैं। तो इस वजह से जब हम मैकेनिज्म शो करते हैं तो हम यानी कि ये दिस डाइमर सॉल्यूशन आल्सो हैज मोनोमर्स। ठीक है, मोनोमर फॉर्म ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो जब हम मैकेनिज्म शो करते हैं तो हम लोग सिंपल मोनोमर वाला मैकेनिज्म ही शो कर देते हैं। ज्यादातर बुक्स में आपको जो मोनोमर वाला मैकेनिज्म है वही मिलेगा और स्पेशली अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो तो यू आर गोइंग टू स्टडी दैट मैकेनिज्म।